हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सोल्यूशन देखेंगे इन टेक्स्ट वाले। पहले तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे करके, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मूवमेंट शो करोगे। फिर जो है मैग्नेट के अंदर से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो मैग्नेट के अंदर से अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी जो लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मूवमेंट होता है। तो फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, ये हो गया। नेक्स्ट है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है। ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखो फील्ड जो लाइंस है ना वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखो अब यहाँ पर के ऐसे ऐसे करके आ रही है और यहाँ पर क्लोज्ड लूप बना रही हैं। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। देखो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, है ना। वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। तो बाहर मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपिक्टेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड एट द प्लेस वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी ना, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज़्यादा पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इज डिपिक्टेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। तो कितनी क्लोज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही डिपिक्ट करता है कि भाई इनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड एट अ प्लेस वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो जहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास जहाँ पर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो नन ऑफ द फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर। दिस इज बिकॉज इफ दे डिड द कंपास नीडल विल पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी केस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि कंपास की नीडल दो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो पोस्ट कर रही है। मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन तो भाई कंपास में आ नहीं सकती हैं, कंपास में तो एक ही डायरेक्शन आ सकती है। इसी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब हम लोग पेज 229 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। अब हम क्या कंसीडर करना है, एक सर्कुलर लूप है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। तो एक सर्कल का लूप है और वो एक टेबल के प्लेन पर इस तरीके से टेबल है और इसमें एक सर्कुलर लूप इसके चारों तरफ है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो है करंट पास कर रहा है लूप से, ठीक है। तो करंट जो है लूप से पास कर रहा है क्लॉकवाइज। तो देखिए ये घड़ी होती है और ऐसे करके सुइयाँ होती हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है करंट की, राइट। तो करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट देखो ऐसे करके, ये नॉर्थ अगर बनाए और ये साउथ बनाए तो इस तरीके से करंट जो है मूव कर रहा है। तो ऐसे करते करते हमें देखने को मिलेगा कि एक बिल्कुल क्लोज्ड सर्कुलर लूप हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलर लूप हमारा बन जाएगा। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो ये लूप इस तरीके से बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप ऐसे करके बनेगा। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव बीन शोन इन द फिगर। As per right hand rule, we find that inside the loop magnetic field lines are directed perpendicular to the plane of the paper in the inward direction. Outside the loop magnetic field lines directed out of the plane of the paper.
तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लूप के अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ द पेपर के, वो अंदर की तरफ जा रही हैं, और आउटसाइड में जो है वो आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे नीचे से बाहर की तरफ जा रही हैं और इसमें ऐसे अंदर की तरफ गोल घूम रही हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अगर किसी प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसी हैं, तो वो क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन, तो बिल्कुल इक्विडिस्टेंस की पैरेलल लाइन होती हैं अगर वो यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्वेश्चन 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग कंडक्टर, क्या होता है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलोनॉइड, एक सोलोनॉइड होती है वो स्ट्रेट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर जगह बिल्कुल सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्ट्रेट सोलोनॉइड के अंदर बिल्कुल हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग कंडक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब पेज 231 के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो प्रोटॉन अगर जो है प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका आंसर है व्हेन प्रोटॉन मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम विल चेंज। तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन के जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन के। नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.7 है। इन द एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। तो रॉड ए बी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से इफेक्ट होगा इफ़ करंट इन द रॉड ए बी इज़ इंक्रीज्ड। अगर ए बी जो रॉड है इसका करंट इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखो इफ़ करंट इन द रॉड इज इंक्रीज्ड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द करंट कैरिंग रॉड इंक्रीज एंड हेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीज। तो अगर हम लोग रॉड में करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो फोर्स है ना रॉड पर वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसका अगर फोर्स इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इफ़ करंट इन द रॉड इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग रॉड इंक्रीज, तो अगर करंट बढ़ेगा तो जो करंट कैरिंग रॉड है उस पर फोर्स भी बढ़ेगा एंड हेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीज, तो जो रॉड की डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज़ यूज्ड। अगर हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल कहते हैं तो इफ़ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज़ यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड हेंस फोर्स ऑन द करंट कैरिंग रॉड ऑल्सो इंक्रीज, दिस इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। अगर जो है स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और फोर्स जो है वो करंट कैरिंग रॉड पर वो भी बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर जो रॉड है उसकी लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, force on the rod increase, displacement on the rod depends on the mass of the rod as well, therefore data is insufficient to judge। तो डाटा जो है हमारा थर्ड केस में वो पूरा नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो अपवर्ड होगी इसमें। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग देखो अगर वेस्ट की तरफ ऐसे करके होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करें, टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ था और वेस्ट से हम उसे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करें, मतलब पहले वो वेस्ट की तरफ था अब हम उसे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो हेयर क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड द वेस्ट, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टुवर्ड वेस्ट, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड द नॉर्थ, सो फोर्स इज टुवर्ड द नॉर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की वो अपवर्ड होगी। अब क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 233 पे है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को बताना है। तो देखो इसका आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से बनाया हुआ है। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी स्ट्रेच द थंब
forefinger and middle finger of the left hand such that they are mutually perpendicular, and if the forefinger and the middle finger points in the direction of magnetic field and direction of current respectively, then the thumb will be in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो देखो इसमें यह है कि अगर मोशन अपवर्ड है तो फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और फील्ड के परपेंडिकुलर करंट होगा और करंट जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल है। अब अगर हम लोग इस तरीके से, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से अगर हम लोग अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड इफ फोर फिंगर, अगर जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो फोर फिंगर ये वाली और ये वाली, ये दोनों फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट कर रही हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली, ये देखो ये फील्ड में है और ये करंट में कर रही है, तो थंब जो होगा, थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है? तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करती है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक मोटर किसके प्रिंसिपल पे एक्ट करती है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक मैग्नेटिक फोर्स को अपने पे एक्सपीरियंस करेगा। जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में भाई स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? तो आंसर है अ स्प्लिट रिंग एक्ट जस्ट लाइक अ कम्यूटर। तो कम्यूटेटर की तरह एक्ट करती है स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग होती है वो एक कम्यूटेटर की तरह काम करती है। अ कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। द रिवर्सिंग ऑफ दिस करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स। तो कम्यूटेटर जो है वो एक डिवाइस होती है जो रिवर्स करती है, मतलब उल्टा कर देती है करंट के फ्लो को सर्किट में। तो कम्यूटेटर करंट का फ्लो जैसे ऐसे जा रहा है तो कम्यूटेटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। द रिवर्सिंग ऑफ दिस करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म। तो अब जो है करंट जो है वो रिवर्स, फोर्स अगर जैसे फोर्स पहले इधर जा रही थी, फिर उसके बाद फोर्स इधर लग रही है, तो करंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी, फोर्स चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। अभी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इनटेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। तो काफ़ी सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, अब थोड़े से बचे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। तो पेज नंबर 236 ये हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। एक कॉइल में करंट अगर हम लोगों को इंड्यूस करना है तो क्या क्या उसके वेज हो सकते हैं? तो आंसर है ईदर बाय मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भाई आप लोग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ। ठीक है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड, भी जो है सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, ये एक तरीका है। दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड को ना आप बदल दो, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदल दो या फिर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ले जाओ। ये दो तरीके हैं जिससे आप लोग करंट को इंड्यूस कर सकते हो किसी भी कॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल, जो पेज नंबर 237 पर है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल हम लोग को बताना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ जनरेटर ऑल्सो नोन एज डायनामो। जनरेटर को हम लोग डायनामो भी बोलते हैं। इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर है जिसको हम लोग डायनामो भी बोलते हैं। इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, किस पे? ये बिल्कुल मतलब अच्छे से याद कर लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। ठीक है, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड दिस इंड्यूसेस करंट इन द लूप। क्या होता है?
व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रोटेट कर रही है विद इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो रोटेट कर रही है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो इस कॉइल की रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो कॉइल की रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, जो कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है ना वो चेंज हो जाती हैं एंड दिस इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि कॉइल के अराउंड पास कर रही हैं वो चेंज हो जाती हैं और उससे क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है उसमें कॉइल में, और बस हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के कुछ सोर्सेज हम लोगों को बताने हैं। तो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट आर ड्राई सेल, बटन सेल और लेड एक्यूमुलेटर। तो ड्राई सेल, बटन सेल, लेड एक्यूमुलेटर ये सोर्सेज हैं डायरेक्ट करंट के। विच सोर्सेज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव करंट। तो ऑल्टरनेटिव करंट कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करता है, तो ऑल्टरनेटिव करंट इज प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। तो एसी करंट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, जितने पावर प्लांट है एसी जनरेटर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं करंट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो जो ऑप्शन है करेक्ट वाला वो बताना है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है जो रेक्टेंगुलर है और किसकी बनी हुई है, वो कॉपर की, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की, इज़ रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो है रोटेट कर रही है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, कॉपर वायर की, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, देखो ऐसे मतलब घूम रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रिवॉल्यूशन, तो हर हाफ रिवॉल्यूशन पे, मतलब जैसे कि आधा घूमेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से जो है कॉपर की जो कॉइल है वो घूम जाएगी। तो when a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field, the direction of induced current changes once in each half revolution। तो हर हाफ रिवॉल्यूशन में जो करंट की डायरेक्शन है ना वो बदल जाएगी। तो हर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी जब एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो अब हम लोग ये सब हो गया, तो ये इंडेक्स क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इसमें से ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, तो आंसर है डी। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन दी वायर। तो जो वायर होता है उसमें फील्ड इस तरीके से इसके अराउंड जो होता है ना वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, मतलब गोल गोल सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ऑन दी वायर। सेंटर जो होता है वो वायर पर होता है, बाकी उसके अराउंड काफ़ी सारे सर्कल्स बने हुए होते हैं। क्वेश्चन 2 है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। तो मैग्नेट या तो मूव करेगी या तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो मतलब मैग्नेट मूव करेगी या फिर जो है कॉइल मूव करेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज करो ये कॉइल है और एक तरफ क्या है, एक तरफ तो कॉइल है और एक तरफ मैग्नेट है, या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे। इन दोनों के जो मूवमेंट एक दूसरे से रिस्पेक्टिव या फिर रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो फील्ड इंड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस, तो जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है ना कॉइल में ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन 3 है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। फोर्थ क्वेश्चन है, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज।
AC generator has slip rings while DC generator has commutator. This is very important. जो फोर्थ वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना AC जनरेटर और DC जनरेटर का, तो AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और DC जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है, करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एकदम से सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जैसे करंट बढ़ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है ताकि आग वगैरह ना लगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैविली, बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको ही हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ये हम लोगों को बताना है। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए ये बात गलत है, उल्टा है इसका। इलेक्ट्रिक मोटर ये वाला जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, नॉट द अदर वे राउंड, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल में चेंज करती है। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रू, तो कैसे, व्हेन कॉपर कॉइल आर रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, तो जो फील्ड होगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है वो फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स का करंट वो जो होगा फील्ड, तो देखो आंसर है इसका ट्रू। ये जो सी वाला है ये हमारा ट्रू है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इनसाइड अ लॉन्ग circular current carrying coil or in a solenoid magnetic field lines are parallel to its axis and uniformly distributed, magnetic field lines जो है parallel होती हैं और uniformly distributed होती हैं। डी पार्ट है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो ये बिल्कुल भाई फॉल्स बात है, ये है फॉल्स। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, इन डोमेस्टिक पावर सप्लाई द वायर विद ग्रीन इंसुलेटिंग कवर इज कॉल्ड अर्थ वायर, तो जो ग्रीन होता है वो अर्थ वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मेथड हमें बताने हैं। तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एक वायर का मतलब एक वायर होता है जिसमें से करंट पास हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट है हाउ डज अ सोलोनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सोलोनॉइड किस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन, तो किस तरीके से सोलोनॉइड मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। क्या आप नॉर्थ और साउथ पोल बता सकते हो एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड में एक बार मैग्नेट की मदद से, तो इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो आंसर है इसका, देखो सोलोनॉइड कंसिस्ट कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर ट्रंस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल्स wrapped क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, तो सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड में काफ़ी सारे क्या होती हैं कॉपर की कॉइल इस तरीके से पूरे पे लगी हुई होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ सोलोनॉइड, जब करंट जो है वो सोलोनॉइड की कॉइल से फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड द कॉइल एज शोन इन द फिगर, तो इस तरीके से देखो कॉइल है कॉपर, मतलब एक कॉइल है उसके ऊपर कॉपर वायर लगा हुआ है और अगर हम उसमें करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखिए ऐसे ऐसे करके पास होती हैं। दीज फील्ड लाइन्स आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बराबर होती हैं ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। करंट सर्कुलेटिंग सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक अ सिमिलर टू बार मैग्नेट, तो जो ये सोलोनॉइड होती है ना करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। वी कैन आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, तो पूछा गया था क्वेश्चन में क्या बार मैग्नेट की हेल्प से हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल इसके बता सकते हैं, तो हाँ, द एंड ऑफ द सोलोनॉइड विच रिपेल्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव्स एज साउथ पोल, सिमिलरली द एंड विच रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव एज नॉर्थ पोल। तो देखो ये सोलोनॉइड के पास जब हम मैग्नेट लेकर के जाएंगे ना, सपोज करो कि ये नॉर्थ और साउथ इस तरीके से है, तो हमें बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर पता है और इसका भी, ठीक है, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ तो हमें पता होता है, तो अगर नॉर्थ वाला नॉर्थ से दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला नॉर्थ है, मतलब अगर दो
साइड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिमिलर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस साइड पर अगर वो अट्रैक्ट कर रही हैं, तो यानी कि अगर बाहर मैग्नेट का नॉर्थ है तो फिर सोलोनॉइड का वो साउथ होगा। अगर वो अट्रैक्ट कर रही है और एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो मतलब सिमिलर टाइप का पोल होगा। तो नॉर्थ अगर इस तरफ हम लोग साउथ लेकर के जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें समझ में आएगा भाई साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें जो है करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस कंडक्टर को रखेंगे तो इस पर फोर्स सबसे ज़्यादा कब होगा। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है और करंट इसके परपेंडिकुलर है, तो बस सबसे ज़्यादा उस समय पर फोर्स होगा। तो हमें पता लगता है कि भाई करंट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम करंट कैरिंग कंडक्टर पर तब होगा जब करंट इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जब करंट जो है कंडक्टर में वो परपेंडिकुलर होगा तब। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विद योर बैक एट वन वॉल। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपने कंधा टिकाया हुआ है दीवार पर। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? तो देखो, direction of magnetic field can be identified by Fleming left hand rule. तो Fleming left hand rule ये आप लोगों को याद रखना है, Fleming left hand, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अगर हमें पता करना होता है तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक चेंबर में एक जगह पर बैठे हुए हैं आराम से बैक दीवार पर लगाए हुए, तभी एक इलेक्ट्रॉन की बीम आती है मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से, जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं और आपके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जो है आती है एक बीम वॉल के सामने। तो फिर एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट, और आपके राइट साइड में वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा एज करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो करंट की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड मी, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स राइट, सो द थंब पॉइंट्स राइट साइड। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर इज डाउनवर्ड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। तो ये वाला जो केस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस केस में। क्वेश्चन 11 है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का आप लोगों को लेबल डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन तक ही देखते हैं, 11 से लेकर के 18 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अभी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 से 10 तक हम लोग इसका देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है? लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक मोटर का और इसके प्रिंसिपल और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, और स्प्लिट रिंग का जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है डायग्राम। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो है ब्रशेस हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं, एक्सल है और ये बैटरी लगी हुई है। तो इस तरीके से तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। जैसे कि आपकी मोटर है, जब मोटर चलती है आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और ज़मीन से पानी उठ करके टैंक में चला जाता है, यानी कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, यानी कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है विच टेंड टू रोटेट इट। तो जो करंट कैरिंग कॉइल है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इसकी वजह से कॉइल जो है फिर वो रोटेट करने लगती है। वर्किंग क्या होती है? व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल आर्म्स ए बी सी डी एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब करंट जो है फ्लो करता है कॉइल में से तो आर्म ए बी और सी डी, ठीक है, आर्म ए बी और सी डी
इस पर जो है फोर्स लग रहा है। देखो, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल आर्म्स ABCD एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है, ABCD कॉइल है, उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो आर्म जो है ना उसकी ABCD, उस पर एक फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। आर्म AB ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो, जैसे कि ये है ना ABCD, इस तरीके से हम अगर यहाँ पर बना लें ऐसे करके ABCD, इस तरीके से हमने बना लिया, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है। तो आर्म AB ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आर्म AB जो है वो फोर्स नीचे की तरफ इसकी लग रही है, आर्म AB पर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सिमिलरली जो आर्म CD है उस पर जो फोर्स लग रही है, सिमिलरली आर्म CD ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। CD पर जो है फोर्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ लग रही है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एंड हेंस द कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टी तरफ को कॉइल घूमेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है व्हेन द कॉइल रोटेट्स द वर्टिकल पोजीशन। When the coil reaches the vertical position, no current flows in the coil and no force acts on the coil in this position। तो जब कॉइल जो है वो वर्टिकल यानी कि सीधी हो जाती है, सीधी खड़ी हो जाती है, वर्टिकल होती है, ऊपर की तरफ जब कॉइल की पोजीशन आ जाती है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती है और उस पर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है और वो वैसी की वैसी रह जाती है। नाउ कॉइल रोटेट्स फर्दर एंड साइड AB, अब जो है और आगे फर्दर रोटेट करती है सीधे खड़े होने के बाद। अब कॉइल AB मूव्ड ऑन द राइट, तो कॉइल AB जो है वो राइट साइड में मूव करती है विद इट्स कम्यूटेटर सेगमेंट टचिंग द राइट हैंड ब्रश, सो it has downward force acting it. Similarly, side CD has upward force on it. Thus, the couple always act in the same direction clockwise and the coil spins. तो मतलब जो है क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, फिर वर्टिकली रोटेट हुआ, फिर आर्म AB पर जो है आर्म AB ने रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर कम्यूटेटर इस तरीके से घूमा, फिर से फोर्स जो है लग गई। फिर सिमिलरली आर्म जो CD थी, ये वाली जो आर्म CD थी, ये अपवर्ड फोर्स इस पर लगेगी, फिर ये कॉइल घूमती रहेगी। द स्प्लिट रिंग्स ऑफ कम्यूटेटर हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, इसका क्या काम होता है, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है सर्किट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्यूटेटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन को सर्किट में रिवर्स कर देना। तो यही था हमारा। नेक्स्ट है नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स किस किस में इस्तेमाल होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन और वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक मिक्सर ग्राइंडर, सब में जो है इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। तो कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है और जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो व्हाट विल हैपन, जब बार मैग्नेट कॉइल के अंदर को डाला जाएगा, कॉइल के अंदर को जब हम बार मैग्नेट डालेंगे तब क्या होगा, व्हेन बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो जब बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कॉइल का वो बदल जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल मोमेंटरली, एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, जब कॉइल के अंदर मैग्नेट को हम लोग पुश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस। जब मैग्नेट के अंदर हम लोग कॉइल को पुश करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कॉइल में वो बदल जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल मोमेंटरली, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थोड़ी देर के लिए कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हम लोग जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को, गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड है उसमें अगर हम लोग बार मैग्नेट डाल देंगे तो थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर से अगर हम लोग जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर वाली थी उसमें से अगर हम लोग बार मैग्नेट को निकाल देंगे तो व्हेन बार मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल अगेन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज। तो बार मैग्नेट जब हम लोग कॉइल के बाहर से निकाल देंगे, मतलब निकाल देंगे बार मैग्नेट को कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा। हेंस करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट मोमेंटरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट अगेन मोमेंटरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब फर्स्ट में भी डिफ्लेक्शन हुआ था, सेकंड में भी डिफ्लेक्शन हुआ था, बट डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक बार अंदर जा रहा है और एक बार जो है बार मैग्नेट बाहर निकल रहा है, तो डिफ्लेक्शन तो होगा, मतलब जो
नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो तो हिलेगी बट डायरेक्शन उसकी अलग अलग होगी। हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल, तो अगर मैग्नेट को हम लोग कॉइल में रख देंगे तो इस फिर क्या होगा, व्हेन बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल डज नॉट चेंज, हैंस देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल एंड नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो भाई अगर आप लोग कॉइल के अंदर डाल रहे हैं मैग्नेट को या फिर बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। अदरवाइज अगर आप कॉइल के अंदर मैग्नेट रखी हुई है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। क्वेश्चन 14 है, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल्स हैं, ठीक है, एक कॉइल है ए, ठीक है, और दूसरी कॉइल जो है, दूसरी कॉइल का नाम है बी। तो दो कॉइल्स हैं ए और बी, उनको हमने पास पास रखा हुआ है। इफ़ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, अगर कॉइल ए में करंट चेंज होता है, विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल बी, अगर कॉइल ए में कुछ करंट चेंज हो रहा है तो क्या कॉइल बी में भी कुछ करंट इंड्यूस होगा, तो भाई होता है। तो करंट इन ए प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो अगर ए में जो है करंट चेंज हो रहा है ना तो इसके अराउंड ना एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड इफ बी इज क्लोज टू ए, अगर बी जो है वो ए के क्लोज है तो इसके अराउंड भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इफ बी इज क्लोज टू ए, पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू बी। इफ करंट इन ए इज चेंज, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू बी ऑल्सो चेंजेस, हेंस करंट विल बी जनरेटेड इन बी। तो भाई इसमें हमने ए में अपने करंट इंड्यूस कराना तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसकी वजह से बी के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्योंकि बी और ए पास पास है, और फिर बी में भी करंट इंड्यूस होगा। 15 है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। तो अगर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो रूल दैट यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल इस वाले में, पहले वाले में आएगा। नेक्स्ट है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लेमिंग्स right hand rule is used to determine direction of induced current in a coil due to rotation in a magnetic field। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन जो कि करंट जो कि कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब 16 है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का वही हमें लेबल डायग्राम बनाना है और ब्रशेस का फंक्शन बताना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके से ये देखो, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है जनरेटर में, और मोटर में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो रही थी। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू विच इफ अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू a uniform magnetic field, induced current is produced whose direction is governed by Fleming right hand rule। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। इसमें क्या होता है, अगर कॉइल को हम लोग परपेंडिकुलर रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन तो देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर में कॉइल होती है, ठीक है, ये कॉइल है, और इसमें आर्मेचर होता है, मैग्नेट होती है, स्लिप रिंग होते हैं और कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस तरीके से होती हैं। अब वर्किंग, काम कैसे करता है, तो व्हेन आर्मेचर इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो आर्मेचर है, जब मतलब ये जो है ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा इनसाइड द मैग्नेट, तो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जब ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट इट कट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। दिस चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन द कॉइल हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें लग रहा है, और जब ये जो कॉइल है इसको हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता हुआ जो है इंड्यूस करंट, दिस चेंजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उससे क्या होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। व्हेन एक्सेल अटैच टू टू स्लिप रिंग्स, तो देखो जो स्लिप रिंग्स हैं इससे एक्सेल अटैच हैं, ठीक है, तो इज रोटेटेड सच दैट द आर्म ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन। तो ए बी, ठीक है, ए बी जब मूव करेगा ऊपर की तरफ, जब ए बी ऊपर जाएगा तो सी डी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा ड्यू टू इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी
एंड सी टू डी। तो इस तरीके से ऐसे ए टू बी, फिर उसके बाद सी टू डी, ऐसे करके करंट इंड्यूस इसमें हो जाएगा। दस इंड्यूस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ए बी सी डी एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट इट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। तो B2 से B1 में जो है वो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। After half a rotation, arm CD starts moving up and AB moves down. As a result, direction of induced current will be DCBA. तो direction of induced current क्या होगी? DCBA direction of induced current होगी and begin to flow from B1 to B2 in the external circuit. B1 से लेकर के B2 में external circuits की तरफ को current flow हमारा होने लगेगा। Thus, after every half rotation, polarity of current in the respective arm changes. तो हर half rotation के बाद जो है current की direction change हो जाएगी। Such a current changes द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हर जो है हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है और इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करंट कहते हैं। अब जो कार्बन ब्रशेज है उसका क्या फंक्शन है? तो कार्बन ब्रशेज B1 B2 आर pressed against slip rings to maintain continuous contact with rings. External circuit is connected to generator through brushes. तो देखो जो कार्बन के ब्रशेज हैं B1 B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स पर प्रेस्ड हैं टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट विद रिंग्स। तो मेंटेन के रिंग्स के साथ इसने कॉन्टैक्ट बना रखा है। एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू जनरेटर थ्रू ब्रशेस। तो एक्सटर्नल सर्किट जो है जनरेटर से ब्रशेस की हेल्प से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ वेरी लो करंट फ्लोज थ्रू इट इज़ वेरी हाई। तो जब रेजिस्टेंस सर्किट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो करंट ज़्यादा होता है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा होगा। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट। तो जब बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट आ जाता है ना तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में अकर व्हेन टू मैनी शॉर्ट सर्किट हो सकता है जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट और हाई पावर रेटेड अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ लाइट सर्किट। तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रहा है ना किसी सॉकेट में, बहुत सारी चीज़ें आपने एक ही प्लग में लगा दी तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स इफ द इंसुलेशन ऑफ वायर्स इज डैमेज और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्ट सर्किट अकर। या फिर जो है भाई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर साथ में आ जाए या फिर कुछ वायर्स में डैमेज हो जाए, गड़बड़ हो जाए, फॉल्ट हो जाए वायर्स में तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन सच सिचुएशन करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज। तो इससे क्या होता है? करंट जो होता है सर्किट का वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है, या तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, इसकी वजह से भी, या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह जैसे फॉल्टी हो जाए, जैसे जो वायर वगैरह होता है वो ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या काम है? वाई इट इज़ नेसेसरी वाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लाइंसेस। तो अर्थ मेटेलिक अप्लाइंसेस के लिए जो अर्थ वायर है उसका क्या ज़रूरत होती है? तो ग्रीन कलर्ड इंसुलेशन वायर इन द डोमेस्टिक सर्किट इज़ अर्थ वायर। तो ग्रीन कलर का जो इंसुलेशन वायर होता है ना उसी को हम लोग अर्थ वायर कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो ये जो है अर्थ मतलब ज़मीन के अंदर से इसका कनेक्शन दिया जाता है अर्थ वायर का। इट इज़ कनेक्टेड टू मेटल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। इफ़ द लाइव वायर गेट्स डैमेज एंड टचेज द मेटल पार्ट करंट फ्लोज थ्रू द अर्थ थ्रू द अर्थ वायर प्रिवेंटिंग डैमेज टू अप्लायंस एज वेल एज द यूज़र। तो देखो जो ये इलेक्ट्रिक जो शॉक दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं ना इसमें अर्थ वायर होता है, और घर में जब कनेक्शन किया जाता है उसमें भी अर्थ वायर जो है ज़मीन में डाला जाता है। तो अगर कुछ शॉक वॉक लगना हो तो जो अप्लायंसेज में जो ग्रीन कलर का वायर होता है, अर्थ वायर होता है, वो डायरेक्ट जो हमारे घर का सर्किट पूरा का पूरा होता है उसके अर्थ वायर से कनेक्ट होकर के सारा का सारा जो शॉक लग सकता था इंसान को या कुछ भी हो सकता था तो वो अर्थ में ही सारा का सारा शॉक भेज दिया जाता है। यही है इसका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इनटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 238 के देखेंगे, और इसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरी जो चैप्टर है इनटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज सबका कंबाइंड लिंक मिल जाएगा एक ही वीडियो का। क्वेश्चन 1 है, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और अप्लायंसेज में जो सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल होते हैं उनका हमें बताना है कौन कौन से होते हैं। तो 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर इलेक्ट्रिक फ्यूज. Electric fuse is connected in series to prevent overloading or short circuiting. In the case of overloading or short circuiting, current in the circuit becomes very high. Large amount of heat produced due to this high current and fuse get melted first at this temperature.
तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है ताकि ओवरलोडिंग ना हो। यानी कि अगर आप एक ही स्विच बोर्ड में बहुत सारे अप्लाइंसेस का मतलब स्विच लगा देते हैं तो ओवरलोडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ सकता है, उससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है। उसको बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और गिर जाता है ताकि जो है कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, आग वाग ना लग जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर अर्थिंग प्रिवेंट्स डैमेज ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। मेटल पार्ट्स ऑफ electrical appliance are directly connected to earth wire. If live wire comes in contact with metal part, current flows through the earth wire to the earth and prevent damage to the electrical appliance एज वेल एज यूज़र। तो जो अर्थ वायर होता है वो भी डैमेज से बचा देता है, जैसे कि कोई दिक्कत हो जाए, जो शॉक है वो सारा अर्थ वायर के थ्रू धरती में चला जाता है और उस पर्सन को या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन 2 है इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वाट दैट हैज़ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। तो देखो पावर जो है अवन की वो 2 किलोवाट और अगर 2 किलोवाट को हम लोगों को वाट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 वाट यहाँ पर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पावर कंज्यूम्ड कैन बी रिटर्न एज P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये हो जाएगी पावर का फॉर्मूला, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V को नीचे पहुँचा देंगे, तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है, 2000 वाट। ठीक है, P क्या है, 2000 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 220। तो P है 2000, ठीक है, और V है 220, तो 0 से 0 कटेगा और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 9.09 एम्पियर करंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो करंट आ जाएगा हमारा 9.09 एम्पियर। ठीक है, तो दिस वैल्यू द सेफ लिमिट वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट अगर 5 एम्पियर है, 10 इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द करंट विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो 5 एम्पियर है सेफ वैल्यू, बट हमारे जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.09, तो यानी कि इस केस में जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट डाउन हो जाएगा इस केस में, क्योंकि 5 जो है सेफ लिमिट और हमारी जो करंट की आ रही है वो 9.09 आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो जो फ्यूज़ है वो ना मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस पेज का, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट की ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सर्किट से सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। डू नॉट यूज़ टू मैनी हाई पावर अप्लायंस लाइक एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर हीटर एक साथ। तो बहुत सारे हाई पावर के जो अप्लाइंसेज हैं उनको हमें एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक टाइम पर। डू नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लाइंसेज टू अ सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट से मतलब एक ही प्लग से सब कुछ नहीं लगा देना चाहिए। यूज़ द अप्लाइंस विद इन द सेफ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट की लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाइंसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हमारे सारे के सारे हो गए, बीच में वाला एक रह गया था। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।